It reeks of administrative malafide, suffers from non-application of mind। कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेट हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं और हमने उनसे कहा कि सर ये एक्सरसाइज आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते थे, ईसीआई विद गवर्नमेंट के, भाई बताओ क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है। 6 जुलाई का नोटिफिकेशन देके कह रहे हैं कि आप नाम डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए। ये एसआईआर जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया। जो भी ट्रेनिंग होती है बीएलओ की, उसकी हैंडबुक मिलनी चाहिए और मिलती है, वो अब की बार नहीं मिली गई है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट सुधार को लेकर चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार 10 जुलाई को सुनवाई करने वाला है। 9 जुलाई बुधवार को विपक्ष ने बिहार बंद बुलाया है। वहीं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सोमवार को चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया पर नाराजगी जताई है। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस अहम प्रक्रिया से पहले राष्ट्रीय दलों से कोई परामर्श नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि अगर 15 से 20% लोगों के नाम सूची से छूट गए तो वे अपनी नागरिकता भी खो देंगे। इस विषय गहन पुनरीक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन समय दिया जाना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर किसी का नाम हटा दिया जाए तो वो व्यक्ति न केवल अपना वोट खो देगा, बल्कि ये उसकी आजीविका का भी मुद्दा है। हमारा एकमात्र मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग इतने कम समय में इस तरह की कवायदात को कैसे लागू कर सकता है। लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और हमने व्यवहारिक कठिनाइयों को उजागर करते हुए इन मुद्दों को चुनाव आयोग के सामने रखा है। वैसे के साथ पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हुसैन भी मौजूद थे। दूसरी ओर बिहार के सत्ताधारी गठबंधन की ओर से बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि चुनाव से पहले मतदाता सत्यापन नियमित था, लेकिन अब मनोज झा और महुआ मोइत्रा सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? मतदाता सत्यापन लागू करना फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे केवल वैध मतदाता ही पात्र रहेंगे। हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने हमारे पार्टी के डेलीगेशन ने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारा पहला उनसे पॉइंट ये था कि ये एसआईआर जो हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन नहीं किया गया और हमने उनको अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बताया है। एक एग्जाम्पल दिया है, देहरी विधानसभा का 2212 नंबर है उसका, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर जून 2025 तक भी लोगों के नाम ऐड हो रहे थे, डिलीशन हो रहा था। तो ये जो फैसला ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने लिया, वो जून में लिया, तो इसका तो कोई जिक्र भी नहीं है क्यों लिया। और फिर सिर्फ चंद दिनों में आपने कह दिया कि इतने करोड़ लोगों के नाम आने चाहिए। फिर हमने इसी को बताया कि आखिर कोई सेपरेट मैकेनिज्म आप क्यों नहीं क्रिएट करते। जैसा अभी हमारे विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोग बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं, अब उनका राइट तो वायलेट हो जाएगा। आर्टिकल 19 के तहत तो उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए निकले हैं, अब उनके नाम के इंक्लूजन के लिए क्या स्पेशल मैकेनिज्म होगा। दूसरा ये है कि बीएलओस की ट्रेनिंग नहीं हुई और उसकी एग्जाम्पल ये है कि आपको कोई भी उनकी हैंडबुक नहीं मिलेगी। जो भी ट्रेनिंग होती है बीएलओस की, उसकी हैंडबुक मिलनी चाहिए और मिलती है, वो अब की बार नहीं मिली गई है। हमने उनको ये भी बताया है कि बिहार में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ का तो जिक्र अख्तरुल इमान साहब ने आपके सामने कर दिया। पहला उनका प्रेस नोट देख लीजिए 24 जून का, उसमें उन्होंने क्या कहा। फिर उसको उन्होंने अमेंड किया 30 जून को, कहा कि 4.93 करोड़ वोटर आएंगे। अब 6 जुलाई का नोटिफिकेशन देके कह रहे हैं कि आप नाम डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स बाद में दीजिए। तो ये जो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज कर रहा है, ये हमारी नजर में इट रीक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैलाफाइडे, सफर्स फ्रॉम नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। और हमने सीसी साहब को कहा कि आप 2024 के जो इलेक्शन को
उसको आप क्वालिफाइंग लिस्ट क्यों नहीं मानते? भाई 24 में तो हमने वोट दिया, अब 25 में आप कह रहे हैं कोई डॉक्यूमेंट दो। तो ये हमने उनसे पूछा और हमने उनको बताया कि आपने 2024 में जो वोट डालने दिया, आप 25 में डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं, तो ये तो 2 क्लास ऑफ वोटर्स आपने क्रिएट कर दिया, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आप कोई रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं। और एक बात हमने उनके सामने कही कि ये जो भी एक्सरसाइज उन्होंने किया है, इसका कोई लॉ से नहीं निकल रहा है, इट इज प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत किया, तो इसका भी मैलाफाइडे उसमें होता है। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी हैं, क्योंकि उन्होंने 3 डेट्स दिए, बिफोर 87, बिटवीन 87 एंड 2004 एंड आफ्टर 2004। तो ये हमने कहा कि इससे अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स है, मान लीजिए, तो 2024 में उनको वोट डालने का इख्तियार क्यों दिया आपने? उसका कोई तो डेटा होना चाहिए, क्वांटम रेशियो क्या होगा। तो ये सब बातें हमने ईसीआई के सामने रखी। हमने उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया कि खास तौर से जो बिहार का फ्लड अफेक्टेड एरिया है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर दे कि जो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको फौरन दे। और हमने उनसे कहा कि सर, ये एक्सरसाइज आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते थे, ईसीआई विद गवर्नमेंट, के भाई बताओ क्या है, कितने डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है। मगर मेजर रीजन ये है, मेजर हमको तक जो लगता है कि जो बिहार के नौजवान बाहर हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, उनके लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी। और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ईआरओ और ईआरओ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये वो माने मोटा मोटा ये जो हुआ। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।